अगली हेडिंग है एंजाइम उत्प्रेरक। तो देखिए यहाँ से ठीक है, एंजाइम उत्प्रेरक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस चैप्टर से, ठीक है, चैप्टर से मतलब है उत्प्रेरक वाले टॉपिक से अगर कुछ पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एंजाइम उत्प्रेरक, ठीक है। और इसमें कोई विशेष परिभाषाएं नहीं हैं, जो आपको परिभाषाएं बताई हैं कोई कभी पूछी नहीं जाती हैं, ठीक है। बहुत हद है अगर एक बार पूछी गई, एक दो बार, तो उत्प्रेरक वर्धक या उत्प्रेरक विष, ठीक है, ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं। वरना ज़्यादातर क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कौन सा है, एंजाइम उत्प्रेरक। यानी इस चैप्टर से अगर आता है तो सबसे ज़्यादा यही आता है। अब देखिए एंजाइम क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं, उत्प्रेरक तो बात की बात है। तो एंजाइमों की अगर हम बात करते हैं तो आप ये कह सकते हैं एंजाइम, ठीक है, पहली चीज़ तो नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं, समझ रहे हैं। पहली चीज़ नाइट्रोजन युक्त यौगिक हैं, दूसरी चीज़ है जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं, तीसरी चीज़ है जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। समझ पाए तीन चीज़ें? देखिए पॉइंट टू पॉइंट समझते चलिए आप। एक तो हो गया कि भाई क्या हो गए, नाइट्रोजन युक्त यौगिक हो गए, ठीक है। दूसरा हो गया जटिल यौगिक हैं, यानी सिंपल सा नहीं है कि आपने देखा H2S H2SO4, ये क्या है, सिंपल यौगिक, इस तरह का नहीं है। अभी हम बता देंगे इनकी संरचनाएं क्या होती हैं, प्रोटीन युक्त होते हैं या नाइट्रोजन युक्त होते हैं, तो प्रोटीनों की संरचनाएं क्या होती हैं। उसके बाद जटिल यौगिक हो गए। उसके बाद ये कह दिया गया तीसरी सबसे मेन चीज़ है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, जीवित कोशिकाओं में। यानी आप कह सकते हैं कि जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। जो एंजाइम उत्प्रेरक होते हैं वो कहाँ उत्पन्न होते हैं, जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। इनका काम होता है एक कार्बनिक यौगिक को दूसरे कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करना, या आप कह सकते हैं जो कार्बनिक यौगिक हैं उनको तोड़ देना, ठीक है। जैसे आपने खाना खाया, अब खाना खाया तो आपको पता है खाने में क्या मिक्स होती है, लार। लार में क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है। अब वो एंजाइम क्या करता है, हमारी अपक्रियाओं को, या हमारी जो उपापचयी अपक्रियाएं हैं जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हो रही हैं, उन रिएक्शंस को क्या करता है, थोड़ा सा फास्ट कर देता है, समझ रहे हैं। रिएक्शन फास्ट है, अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन है, अगर फास्ट है तो आप कहेंगे कि वो हमारे शरीर को सही सलामत रखे है। अगर कोई रिएक्शन स्लो है तो इसका मतलब है जो हमारा प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन वाला है। तभी कभी कभी आपने देखा होगा कि आप रात में देर में खाना खाइए और खाना खा के तुरंत सो जाइए, ठीक है, या दिन में खाइए और खा के तुरंत सो जाइए। 2 घंटे या 4 घंटे बाद उठिए तो ऐसा लगेगा कि पेट पूरी तरह से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके अंगों ने या आपके जो शरीर है उस शरीर ने उपापचयी अपक्रियाएं करी ही नहीं है अभी ढंग से, मतलब उसमें एंजाइम प्रॉपर मिक्स नहीं हुए हैं। उन्होंने अभी अपक्रियाओं की शुरुआत बिल्कुल अच्छे ढंग से या प्रॉपर ढंग से नहीं करी हुई है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर देखते हैं कि एंजाइम उत्प्रेरक, तो पहले एंजाइम देखते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ, यानी कह सकते हैं नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। और इनका काम क्या होता है, क्या होता है बताइए, क्या करते हैं। हम खाली एंजाइम की बात बता रहे हैं, एंजाइम उत्प्रेरक अभी नहीं बताया हमने कि एंजाइम क्या करते हैं। एंजाइम का काम क्या होता है, हाँ, अपक्रियाओं को परिवर्तित करना या फास्ट करना, एक कार्बनिक यौगिक को दूसरे कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित कर देना। जैसे आपने खाना खाया, अब खाने में तो नहीं पता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, लेकिन जब आपने खाना खाया तो हमारे शरीर को जो कुछ चाहिए होता है, नहीं, कभी कहते हैं नहीं हमारे शरीर में प्रोटीन कम है तो प्रोटीन युक्त चीज़ें खाओ। प्रोटीन युक्त चीज़ें कौन सी हो गई, हाँ, जैसे सोया, जितने भी बीन्स हैं, समझ रहे हैं, जितने भी बीन्स हैं, बीन्स का मतलब है जो दालों वाले हिस्से हैं, जैसे सोयाबीन हो गई, दाल हो गया, मूंगफली के दाने हो गए, जिसमें दाने निकले, समझ रहे हैं, जिसमें आप डायरेक्ट छोटे छोटे दानों का यूज करें, वो चीज़ क्या है, सारी की सारी प्रोटीन है। हर तरह की दालें प्रोटीन है, ठीक है। सोयाबीन प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, सबसे ज़्यादा। मूंगफली, ठीक है, आप कह सकते हैं मूंगफली जो है वो सबसे ज़्यादा, ठीक है, बहुत पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। और मूंगफली एक ऐसा
कह सकते हैं पदार्थ है, ज़्यादातर पदार्थों में क्या होता है, अगर हम उनको गर्म कर देंगे तो उनके विटामिन प्रोटीन्स कम होते चले जाते हैं, लेकिन मूंगफली में जब उसको भूना जाता है तो उसके प्रोटीन्स बढ़ते हैं, है ना। वही एक ऐसा है जिसमें क्या है, प्रोटीन्स बढ़ते चले जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जब हम देखेंगे तो नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड होने चाहिए, ठीक है, या आप कह दीजिए कि प्रोटीनों के हिस्से होने चाहिए, सीधी सी बात है। अब प्रोटीन क्या होती हैं, अमीनो एसिड्स के हिस्से होती हैं। जब अमीनो एसिड होते हैं हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, लगभग 25 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में 25 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ आवश्यक होते हैं, कुछ अनावश्यक होते हैं, समझ रहे हैं। कुछ कैसे हैं, आवश्यक हैं और कुछ अनावश्यक हैं। 14 और 10 के कॉम्बिनेशन में हम डिवाइड करते हैं इनको, ठीक है। अब 14 और 10 कितने हुए, 24। अब बताइए कितने हैं, 25, ठीक है। तो इनको हम डिवाइड कैसे कर लेते हैं, आवश्यक और अनावश्यक में एक 14 और एक 10, टोटल कितने हो गए, 24। जबकि इनकी संख्या कितनी होती है, 25, लेकिन एक साथ 24 ही पाए जाते हैं, समझ रहे हैं। एक साथ 24 पाए जाएंगे। आरएनए और डीएनए आप जानते हैं 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। यूरेसिल और थायमीन, ये 2 एमिनो एसिड हैं, ये दोनों एक साथ नहीं पाए जाते हैं। अगर यूरेसिल उपस्थित होगा जहाँ पर, वहाँ पर थायमीन उपस्थित नहीं होगा, जहाँ पर थायमीन उपस्थित होगा वहाँ पर यूरेसिल उपस्थित नहीं होगा। क्लियर हुआ। तो एक साथ पाए 24 जाते हैं, जबकि संख्या कितनी है, 25। आवश्यक और अनावश्यक में फ़र्क ये होता है, अनावश्यक का मतलब है जो हमारी बॉडी खुद बना रही, समझ रहे हैं। जो हमारी बॉडी खुद बना रही है उसको हमें बाहर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यक का मतलब आवश्यक का मतलब है कि हमारी बॉडी, चल रहा है, ठीक है। आवश्यक जो है, आवश्यक का मतलब हो गया कि हमारी बॉडी बना नहीं पा रही है उसको। अगर बना नहीं पा रही है तो क्या करना पड़ेगा, अरे अगर शरीर नहीं बना रहा है तो क्या करना पड़ेगा भाई, हाँ, बाहर से लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। फिर वो प्रोटीन या वो जो एमिनो एसिड्स हैं वो कहाँ से लेने पड़ेंगे हमें, बाहर से। और जो बाहर से हम लेते हैं यानी वो हमारे लिए आवश्यक हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आवश्यक। जो हमारी बॉडी खुद बना ले रही है उनकी तो आवश्यकता है नहीं हमें, उनको हम क्या बोल देते हैं, अनावश्यक बोल देते हैं, ठीक है। अब इस तरह के जैसे एंजाइम इनकी बात करते हैं। अब एंजाइम उत्प्रेरक, तो कोई भी एंजाइम जो क्या कर दे, हमारी अपक्रियाओं को बढ़ा दे, क्या कहलाएगा, एंजाइम उत्प्रेरक कहलाएगा। जैसे पेप्सिन, पेप्सी वो पीने वाली पेप्सी नहीं, पेप्सिन एंजाइम होता है। पेप्सिन हो गया, टाइलिन हो गया, इन्वर्टेज हो गया, जाइमेज हो गया, बहुत सारे एंजाइम हैं। ये सब क्या हैं, उत्प्रेरकों की तरह से कार्य करते हैं। यानी पता चला कोई एक अपक्रिया हो रही, जैसे गन्ने का रस। अब गन्ने के रस से क्या करना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज तोड़ना है, तो आपको क्या कर देना है, एक एंजाइम आपको यूज़ कर लेना है। अब पता चला ग्लूकोज मिल गया, ग्लूकोज के बाद हमको क्या करना है, अल्कोहल तैयार करनी है। अब अल्कोहल तैयार करनी है तो उसमें एक दूसरे तरह का एंजाइम आ गया, ठीक है। पता चला गन्ने के रस से सिरका बनाना है तो अलग तरह का बैक्टीरिया या जो भी रिएक्शन प्रोसीड करने वाला आ गया, माइकोडर्मा एसिटोबैक्टीरिया आ गया। कोई अगली चीज़ करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ और मिलाना पड़ेगा। इस तरह से हम ये कहते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती चली जाती हैं और अपक्रियाओं के वेग को क्या करती हैं, बढ़ाती चली जाती हैं। तो ऐसे उत्प्रेरक या ऐसे एंजाइम या ऐसे पदार्थ जो पहली चीज़ नाइट्रोजन युक्त हों, ठीक है, जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न हुए हों, जिनकी संरचनाएं थोड़ी जटिल हों, क्या कहलाएंगे, एंजाइम कहलाएंगे। और जब वही एंजाइम उत्प्रेरकों का काम करने लगे, मतलब अपक्रियाओं के वेगों को बढ़ाने लगे, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक कहते हैं, ठीक है। अब एंजाइम उत्प्रेरक की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब देखिए एंजाइम हैं, बेचारे बड़े कमज़ोर होते हैं, ठीक है, बड़े मासूम से हैं, पता चला जरा सा भी किसी ने मसल दिया मर गए, ठीक है। तो इसलिए एंजाइम्स जो हैं उनको हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। नहीं, आपने देखा होगा, कहते हैं नहीं कुछ गड़बड़ खा लोगे, पता चला एसिडिक चीज़ खा ली कोई, पेट गड़बड़ हो गया। नहीं, कुछ पता चला खा लेते हैं तो क्या हो जाता है, पेट गड़बड़ हो जाता है, बहुत बार सुना होगा ना। तो पेट गड़बड़ क्यों हो जाता है, क्यों, क्योंकि अंदर के बैक्टीरिया या एंजाइम जो थे उनको आपने मार दिया कुछ समय के लिए, अब वो काम नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा दही खा लिया तो क्या होता है, पेट खराब हो जाता है कि अच्छा हो जाता है। हाँ, दही खा लेने से कहते हैं नहीं पेट की समस्याएं नहीं होती, क्यों, क्योंकि वही चीज़ है, उसमें बैक्टीरिया है जो पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो जब वो पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है तो जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में अपने आप नहीं जनरेट हो पा रहे हैं,
अगर हमने दही खाया तो हमको उससे बैक्टीरिया मिल गया, यानी लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है हमारे पेट में होना चाहिए, तभी लैक्टिक एसिड की टेबलेट्स दी जाती है ज़्यादातर। अब लैक्टिक यानी आप कह सकते हैं जो आपका लैक्टोबैसिलस है वो हमारी बॉडी में होना चाहिए। अब वो कम है तो पेट की समस्या जनरेट होगी। जो लोग नहीं खाते हैं उनको समस्या रहती हैं अक्सर। अब ये ज़रूरी नहीं कि पेट खराब ही है, मतलब पेट की समस्याएं अलग चीज़ है, पेट खराब अलग चीज़ है। जैसे हम ही हैं, अब दही नहीं खाते, ठीक है, तो अक्सर जब देखो पेट की समस्याएं, तो आप ये कह सकते हैं जो प्रॉपर ढंग से दही खा रहा है उसको पचाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस बॉडी में मिलते रहते हैं, मतलब उनको उस तरह की समस्याएं नॉर्मली जनरेट नहीं होनी। तो ये हैं क्या, ये कर क्या रहे हैं, हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शंस ही तो करा रहे हैं, कुछ रिएक्शंस को फास्ट कर रहे हैं, तभी जाके हमारी बॉडी सही ढंग से वर्क कर पा रही है। अगर वो फास्ट नहीं करेंगे हमारी बॉडी की रिएक्शंस को तो हमारी बॉडी बहुत प्रॉपर ढंग से वर्क नहीं कर पाएगी और हम कह देंगे कि हमको ये समस्याएं हैं। अब पहली चीज़ तो भैया वो बड़े सेंसिटिव हैं, ठीक है, अगर जरा सा भी कुछ उसमें मिला दिया, कुछ गड़बड़ हो गया तो वो बेचारे निपट गए, ठीक है, मतलब मर गए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि भैया जो एंजाइम हैं उनके लिए एक अनुकूलतम ताप होता है। अनुकूलतम ताप का मतलब है लगभग 40 डिग्री। 40 डिग्री से ऊपर आप कर दोगे, ज़्यादा गर्म कर दोगे, एंजाइम खत्म। एक अनुकूलतम पीएच होना चाहिए। पीएच का मतलब है ना तो सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक और ना ही सॉल्यूशन ज़्यादा बेसिक, यानी ना तो अम्लता ज़्यादा होनी चाहिए और ना तो क्षारकता ज़्यादा होनी चाहिए। अगर अम्लता ज़्यादा है तब भी एंजाइम मर जाएंगे, क्षारकता ज़्यादा है तब भी एंजाइम मर जाएंगे, लगभग 6 से 8, ठीक है। अनुकूलतम ताप लगभग 40 डिग्री और अनुकूलतम पीएच लगभग कितना, 6 से 8, लगभग न्यूट्रल के आसपास। न्यूट्रल से थोड़ा कम चलेगा, न्यूट्रल से थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा, ठीक है। इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। दूसरी चीज़, इनको परावैंगनी किरणों से बचाना पड़ता है। परावैंगनी किरणें जो सूर्य से निकल कर आती हैं वो क्या करती हैं, इन एंजाइमों को बेचारे कमज़ोर से होते हैं, ठीक है, बड़ी जल्दी नष्ट कर देंगे, इसलिए क्या करना पड़ता है, हमको उनसे भी बचाना पड़ता है, ठीक है। तो लिख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में, लिखिए। एंजाइम उत्प्रेरक या एंजाइम लिखिए खाली, एंजाइम उच्च अणुभार वाले, एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त, एंजाइम उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं की, ये पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं की जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं की जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एंजाइम प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं और ये जल में घुलकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। और ये जल में घुलकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, जैसे टाइलिन, पेप्सिन, जाइमेज, इनवर्टेज आदि एंजाइम उत्प्रेरक हैं। आदि एंजाइम उत्प्रेरक हैं। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, एंजाइम उत्प्रेरकों के लक्षण।
एंजाइम उत्प्रेरकों के लक्षण। एंजाइम उत्प्रेरकों के लक्षण। नंबर 1, परावैज्ञिकरणें। परावैज्ञिकरणें एंजाइमों की क्रियाशीलता को, परावैज्ञिकरणें एंजाइमों की क्रियाशीलता को नष्ट कर देती हैं। परावैज्ञिकरणें एंजाइमों की क्रियाशीलता को नष्ट कर देती हैं। नंबर 2, एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। आगे आ जाओ। एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं तथा रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं तथा रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम उत्प्रेरकों की दक्षता सबसे अधिक होती है। एंजाइम उत्प्रेरकों की दक्षता सबसे अधिक होती है। दक्षता का मतलब समझते हैं? जो काम करने की क्षमता होती है, यानी समझते हैं रेट ऑफ इफिशियंसी। ठीक है, दक्षता एक वर्ड होता है ईटा। ठीक है, ईटा जो होता है इसको दक्षता से प्रदर्शित करते हैं। दक्षता का मतलब होता है, सीधी बात है, जो काम करने की क्षमता है। ठीक है, काम करने की क्षमता का परसेंटेज रूप। सीधी सी बात मान लीजिए कि ये कह दिया कि भैया 80% काम कर रहे हैं, दक्षता समझ रहे हैं? कार्य करने की क्षमता से मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए, ठीक है, आपने कोई मजदूर लगाया। ठीक है, मान लीजिए कोई काम करा रहे हैं, आपने मजदूर लगाया। मजदूर को मान लीजिए 200 रुपये या 300 रुपये आप दे रहे हैं। ठीक है, अब आप 200 या 300 रुपये दे रहे हैं, 2 मजदूर आपने लगाए, दोनों को सेम रेट दे रहे हैं। मान लीजिए दोनों को आप 300 रुपये दे रहे हैं। अब हुआ ये, एक सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, काम में तो आप पता नहीं, जान नहीं पाओगे कम ज़्यादा है। मान लीजिए सिर्फ ईंटें पहुंचानी है कहीं। अब मान लीजिए इसने क्या किया, इसने पहले वाले मजदूर ने, ठीक है, 300 ईंटें पहुंचा दी। दूसरे वाले मजदूर ने 500 ईंटें पहुंचा दी। अब हुआ क्या, आपने तो उतना ही खर्च किया, 300 इसके लिए भी, 300 इसके लिए भी। अब इसने 300 रुपये में 300 ईंटें ही पहुंचाई, इसने 300 रुपये में 500 ईंटें पहुंचाई। तो इसका मतलब है कार्य करने की क्षमता ज़्यादा किसकी है? इसकी, यही ना। तो इसकी दक्षता ज़्यादा हो गई। मतलब हम बराबर एनर्जी दें, ठीक है, हम 2 लोगों को बराबर खाना खिला रहे हैं। दूसरा 1 घंटे बाद 1 घंटे काम किया, कह रहा फिर से भूखे हो गए। ठीक है, एक था वो काम कर रहा है, उससे पूछा कि भैया अभी भूख नहीं लगी, भी काम कर रहे हैं। पता चला वो सुबह से शाम तक काम कर रहा है, तब जाके फिर से खाना खाया। तो इसका मतलब है हम खाना बराबर दे रहे हैं। एक उतने खाने में ही ज़्यादा काम कर रहा है, दूसरा उतने खाने में ही कम काम कर रहा है। मतलब उतनी ही ऊर्जा में ज़्यादा और उतनी ही ऊर्जा में कम। तो जो ज़्यादा काम कर रहा है उसकी दक्षता क्या है? ज़्यादा है। जो कम काम कर रहा है उसकी दक्षता कम है। यानी कार्य करने की जो क्षमता है, ठीक है, सेम इनपुट पर, अगर इसको कहा जाए तो आप ये कह सकते हैं इनपुट हमने सेम दिया, कार्य करने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। अब मान लीजिए कोई बहुत मोटा तगड़ा आदमी ले आइए, उसकी कार्य करने की क्षमता अलग होगी। दुबला पतला लाइए, उसकी कार्य करने की क्षमता अलग होगी। तो इसको हम इफिशियंसी यानी दक्षता से नहीं नापेंगे। दक्षता से हम तब नापेंगे जब एक जैसी चीज़ें हों, हम इनपुट दोनों को बराबर दें। इनको भी 5 रोटी खिलाएं, दूसरे वाले को भी 5 रोटी खिलाएं। 5 रोटी खा के वो 5 घंटे काम करे, वो 5 रोटी खा के खाली 1 घंटे काम करे। तो इसका मतलब इसने 5 घंटे काम किया, उसकी दक्षता ज़्यादा है। मतलब इनपुट सेम दीजिए और आउटपुट हमको क्या मिले? ज़्यादा मिले। तो जिस केस में सेम इनपुट पर ज़्यादा आउटपुट मिलेगा हमको, उसकी दक्षता ज़्यादा होगी। तो ये जो एंजाइम उत्प्रेरक हैं, इनकी दक्षताएं बहुत ज़्यादा होती हैं।
बहुत जल्दी वर्क करते हैं। तो लिख लीजिए इनकी दक्षताएं सबसे अधिक होती हैं या अधिक होती हैं। अगला पॉइंट है एंजाइम उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता। एंजाइम उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता एक निश्चित ताप पर एंजाइम उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता एक निश्चित ताप पर अधिकतम होती है। निश्चित ताप को अनुकूलतम ताप तथा निश्चित पीएच को अनुकूलतम पीएच कहते हैं। अनुकूलतम पीएच कहते हैं। एंजाइमों के लिए अनुकूलतम पीएच का मान एंजाइमों के लिए अनुकूलतम पीएच का मान 5 से 7 5 से 7 जबकि अनुकूलतम ताप का मान लगभग 40 डिग्री होता है। ठीक है, अब हेडिंग लिख लीजिए उत्प्रेरकों के लक्षण या गुण। उत्प्रेरकों के लक्षण या गुण। उत्प्रेरकों के लक्षण या गुण। ठीक है, तो अब देखिए पहले इनको पॉइंट वाइज लिख लीजिए फिर समझा दे रहे हैं। ठीक है, लिखिए पॉइंट वाइज लिख लीजिए। नंबर 1 विशिष्ट गुण। पहला पॉइंट है विशिष्ट गुण। नंबर 2 अपरिवर्तनशीलता। नंबर 1 विशिष्ट गुण। नंबर 2 अपरिवर्तनशीलता। नंबर 3 ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। अगला एंजाइम की अल्प मात्रा। अगला साम्यावस्था पर प्रभाव। साम्यावस्था पर प्रभाव। अगला पॉइंट उत्प्रेरक का रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ ना कर पाना। उत्प्रेरक का रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ ना कर पाना। ठीक है, अब जरा पॉइंट आप लोग बोलते जाइए कि हम उसको एक्सप्लेन करते जाएं। नंबर 1 है विशिष्ट गुण। विशिष्ट गुण मतलब स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक का मतलब स्पेशल से आप लगा लीजिए। स्पेशल अगर प्रॉपर्टी कही जाए तो इसका मतलब क्या है, मुख्य होंगी भाई, जो खास हों। जैसे हम कहें अपनी नॉर्मल सी, तो जो हमारी स्पेशल प्रॉपर्टी, एक तो नॉर्मल प्रॉपर्टी हो गई जो सबकी होंगी, नहीं जैसे आप ऊपर से जो कुछ भी देखेंगे तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी सबके अंदर हो गई, वो क्या हो गई, एक नॉर्मल प्रॉपर्टी हो गई। हमारी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या हो गई कि आप जैसे शक्ल है हमारी, अब हमारी शक्ल हमारे जैसे ही होगी, आपने हमको देखा तो पहचान लिया। अब कोई इंसान जा रहा है ऐसे ही, अब आप क्या पहचान जाएंगे कि ये वही इंसान है? बिना देखे नहीं पहचान सकते ना। तो वो तो एक साधारण सी प्रॉपर्टी हो गई, जो एक स्ट्रक्चर है वो तो सबका एक जैसा होगा, तो वो एक क्या हो गई, साधारण प्रॉपर्टी हो गई। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हम किसी को देखकर बिल्कुल क्लियर कर दें कि ये वही है। स्पेशल यानी उसी चीज़ के लिए स्पेशल बना हुआ होना चाहिए। तो उत्प्रेरक जो होते हैं वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी रखते हैं। स्पेसिफिक का मतलब है प्रत्येक उत्प्रेरक अलग अभिक्रिया के लिए अलग उत्प्रेरक होगा। ये नहीं एक उत्प्रेरक मिला दिया, सभी अभिक्रियाओं को उसने, ठीक है, उत्प्रेरित कर दिया, ये नहीं। स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब जैसे मान लीजिए Fe है, अब वो फिक्स है कि N2+3H2 इसके लिए काम करेगा उत्प्रेरक का, तो ये इसके लिए ही काम करेगा, ये नहीं है जहाँ मर्जी है उत्प्रेरक Fe डाल दो और काम कर जाए, नहीं काम करेगा।
तो स्पेसिफिक का मतलब हो गया कि प्रत्येक अपक्रिया के लिए एक अलग या एक स्पेशल टाइप का उत्प्रेरक चाहिए होता है। इसको हम उत्प्रेरकों की क्या बोलते हैं? विशिष्ट गुण या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगला अपरिवर्तनशीलता। अपरिवर्तनशीलता का मतलब है जितना उत्प्रेरक प्रारंभ में लिया जाता है। अगर मान लीजिए हमने 10 ग्राम उत्प्रेरक प्रारंभ में लिया अपक्रिया के, तो अपक्रिया के अंत में प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे A+B गिव्स आउट, ठीक है, 10 ग्राम कुछ भी हमने उत्प्रेरक ले लिया तो ये C+D अपक्रिया तो हो गई, लेकिन जब अपक्रिया होगी तो हमको ये 10 ग्राम उत्प्रेरक वापस मिल जाएगा। मतलब उत्प्रेरक अपक्रिया के बीच में खर्च नहीं होता है, ठीक है, वो अपरिवर्तित रहता है। जितना हम लेंगे अंत में हमको उतना ही उत्प्रेरक वापस मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ उसकी क्या होगी? अपरिवर्तनशीलता। अगला ताप का प्रभाव। अब देखिए ये कह रहे हैं कि ताप का प्रभाव, ठीक है। तो देखिए जब भी कोई अगर अपक्रिया की हम बात करते हैं तो अगर किसी भी अपक्रिया में मान लीजिए हम ताप बढ़ाते हैं, अगर किसी भी अपक्रिया पर हम ताप बढ़ाएंगे तो उसकी जो अपक्रिया की गति होगी वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं उत्प्रेरक की, तो अभी आपने पीछे लिखा है अनुकूलतम ताप, तो उत्प्रेरक जो होते हैं उनके लिए एक निश्चित ताप होता है। अगर हम उस ताप तक ले जाएंगे तो उत्प्रेरक बहुत अच्छे ढंग से वर्क करेंगे। उस ताप से कम या उस ताप से अगर हम ज़्यादा कर देंगे, समझ रहे हैं हमारी बात, तो उत्प्रेरक बहुत प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं उत्प्रेरक का ताप क्या है? उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर बहुत अच्छे ढंग से या प्रॉपर ढंग से वर्क करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनुकूलतम ताप बोलते हैं। इससे कम करेंगे तब भी क्रियाशीलता कम, ज़्यादा करेंगे तब भी उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता कम हो जाएगी। अगला बताइए, ठीक है, जो एंजाइम है या उत्प्रेरक है उनकी अल्प मात्रा। मतलब जैसे अपक्रिया करानी है, अब अपक्रिया करानी है, मान लो कुछ भी है, मान लो 50 मोल के लिए करानी है, तो 50 मोल के लिए करानी है तो ये नहीं है कि हमको भैया 100 ग्राम 200 ग्राम मिलाना पड़ेगा। अल्प मात्रा का मतलब होता है आप अभिकारक की मात्रा बहुत बढ़ा दो लेकिन एंजाइम उसमें जरा सा ही लगेगा, या उत्प्रेरक जो है उसमें क्या लगेगा? बहुत थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा उत्प्रेरक ही ज़्यादा काम करेगा। मतलब ये नहीं है कि हम पदार्थ बढ़ाते जा रहे हैं तो उसमें हम एंजाइम की मात्रा भी बढ़ाते जाएं या उत्प्रेरक की मात्रा बढ़ाते जाएं। मतलब उत्प्रेरक किलो 2 किलो 4 किलो नहीं लगता है, ठीक है, मिलीग्राम में, या आप कह सकते हैं बस बहुत हल्की सी मात्रा लगती है। आपको बताया अभी ये सरफेस की घटना है। अब ये पदार्थ तो बहुत बड़ा है, हमें क्या करना है? एंजाइम मिलाना है इसके सरफेस पर, इसके सरफेस को खाली कंफ्यूज करना है। जो उस दिन हमने आपको बताया एंजाइम का काम क्या है? केवल सरफेस को कंफ्यूज करना है। हम हैं आपसे नहीं मिलना चाहते, आपको नहीं देखना चाहते अपने सामने। अब उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक आमने सामने आने ही नहीं देता है, वो हमको भी ढक कर लाएगा और आपको भी ढक कर लाएगा। जैसे ही पास में पहुंचेंगे घूंघट उठा देगा। तो आप ये कह सकते हैं कि उसने हटा दिया, अब क्या है? मजबूरी है आमने सामने हो। तो ये काम उत्प्रेरक का होता है। उत्प्रेरक केवल क्या करता है? लेयरिंग, यानी जो ऊपर की कवर होता है कवरिंग कर देता है, ऊपर से पूरी की पूरी क्या कर लेता है? कवरिंग कर लेता है, और तब जाके अपक्रिया को मोटिवेट कर लेता है, अपक्रिया को थोड़ा आसान बना देता है, अपक्रिया के वेग को बढ़ा देता है इस तरह से, यानी कवर करके। तो इसमें कितना लगेगा? जरा सा लगेगा। अगर पूरे भर में यूज होना होता तो उत्प्रेरक की मात्रा ज़्यादा लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही किसी अपक्रिया को कंप्लीट करने में खर्च होती है, नहीं लगती। अगला बताइए, साम्यावस्था पर प्रभाव। अब देखिए साम्यावस्था जैसे अपक्रियाएं कुछ होती हैं, A+B गिव्स आउट C+D, कुछ अपक्रियाएं ऐसी होती हैं, इनको समझते हैं? इनको रिवर्सिबल अपक्रिया बोलते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि A+B को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? C+D, C+D को मिला देंगे तो उल्टा क्या बन जाएगा? A+B, ठीक है। अब ये कह रहे हैं साम्यावस्था का मतलब होता है जब अग्र अपक्रिया का वेग, ठीक है, इसमें अग्र अपक्रिया कौन सी है? इसको अगर हम लिखें तो A+B गिव्स आउट C+D, ये आपकी अग्र अपक्रिया है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। और C+D गिव्स आउट A+B, ये आपकी बैकवर्ड, ठीक है, यानी पश्च अपक्रिया है। समझ रहे हैं? तो उत्प्रेरक का मतलब है, साम्यावस्था का मतलब है जब इसका वेग और इसका वेग बराबर हो जाए। इसका वेग मान लो kF मान लिया हमने,
और इसका वेग स्थिरांक हमने क्या मान लिया, kb मान लिया। तो जब kf बराबर kb तो क्या होगी, साम्यावस्था। ये चीज़ क्या होगी, साम्यावस्था की होगी। अब ये कह रहे हैं उत्प्रेरक साम्यावस्था पर प्रभाव नहीं डालता है। जहाँ पर साम्यावस्था उत्प्रेरक के पहले होगी वहीं पर साम्यावस्था उत्प्रेरक के बाद में होगी। क्यों, देखिए अगर ये इस अवक्रिया का वेग बढ़ाएगा तो इससे क्या दुश्मनी है भाई। अगर फॉरवर्ड का बढ़ा रहा है तो बैकवर्ड उसकी लड़ाई तो है नहीं बैकवर्ड से, तो क्या करेगा, अगर उसने फॉरवर्ड का बढ़ाया तो किसका बढ़ाएगा, बैकवर्ड का भी बढ़ाएगा। तो जितना वो अग्र अवक्रिया का वेग बढ़ाता है उतना ही पश्च अवक्रिया का वेग बढ़ाता है। तो वेग भले बढ़ जाए लेकिन अंतर नहीं आता वेग में। मान लो उत्प्रेरक मिलाने के पहले इसका वेग 10 था, इसका वेग भी 10 था। उत्प्रेरक मिला दिया हमने तो इसका वेग 15 हो गया, तो इसका भी 15 हो गया। तो फिर क्या है, साम्यावस्था तो बराबर रही। तो इसलिए कह सकते हैं कि साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उत्प्रेरक जितना, बोलिए क्या करता है, जितना अग्र अवक्रिया का वेग बढ़ाता है उतना ही पश्च अवक्रिया का वेग बढ़ाता है। तो साम्यावस्था प्रभावित नहीं होती भाई। जितना आप धक्का दे रहे हो उतना ही खींच भी ले रहे हो, तो रहेंगे तो अपनी जगह पे ही। तभी ये कहा जा रहा है कि वेग तो बढ़ सकता है लेकिन अलग अलग अवक्रियाओं का वेग नहीं बढ़ाता है। अगर अलग अलग अवक्रिया का वेग नहीं बढ़ाएगा तो फिर साम्यावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला है कि अवक्रिया प्रारंभ ना कर पाना, यही तो है। ये देखिए इंपॉर्टेंट थोड़ा पॉइंट है और इसको आपको डिटेल से समझना पड़ेगा। ये जो आपको ग्राफ बताया था इस तरह का, शायद याद होगा, a+b और ये, ठीक है। ये आप कह सकते हैं क्या होता है, एनर्जी बैरियर, ऊर्जा अवरोध। ये आपका ऊर्जा अवरोध यानी एनर्जी बैरियर होता है। यहाँ से यहाँ तक की जितनी ऊर्जा चाहिए उसको क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा। और यहीं पर एक और ऊर्जा बताई थी, संकीर्ण ऊर्जा। तो जब अभिकारक को हम मिलाते हैं तो अभिकारक के पास अपनी भी तो कुछ ऊर्जा होती थोड़ी बहुत। तो अपनी ऊर्जा के कारण ये मान लो यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो इतनी ऊर्जा हमको क्या करनी पड़ी, अतिरिक्त देनी पड़ी। इस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, संकीर्ण ऊर्जा। ये आपका पूरा सिस्टम है इस ग्राफ का। अब देखिए उत्प्रेरक करता क्या है, ठीक है। अब मान लीजिए अपने आप a+b कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए। अब हम चाहते हैं कि अवक्रिया हो जाए, तो अवक्रिया कैसे होगी, a+b यहाँ तक पहुँचे हैं। दो तरह से हो सकती है, या तो हम क्या कर दें, इस वाले को यहाँ पर ले आएं भाई, जो हमारा टॉप पॉइंट है यानी एनर्जी बैरियर है उसी को हम घटा दें, यहाँ तक ले आएं। और एक ये हो सकता है कि इसको हम धक्का दे दें, यहाँ तक पहुँचा दें। दो ही प्रोसेस तो हो सकते हैं। अगर हम इसको धक्का दे रहे हैं तो इसका मतलब है हमने उसमें क्या मिलाई है, ऊर्जा मिलाई है। उस ऊर्जा को कहेंगे क्या, संकीर्ण ऊर्जा। अगर हम उत्प्रेरक मिलाते हैं तो उत्प्रेरक करता क्या है, इस ऊर्जा अवरोध को कम कर देता है। अब ऊर्जा अवरोध को कम कर रहा है, ठीक, ऊर्जा अवरोध को कम कर रहा है कौन, उत्प्रेरक। कम करते करते यहाँ ले आए, अवक्रिया हो गई। हो सकता है यहाँ तक ले आए, हो सकता है यहाँ तक ले आए, नहीं हो सकता है यहाँ तक ले आए। यही तो है। क्या बंद हो गई क्या, मैं बस बोलने बंद हो गई। अब यहाँ तक ले आई मान लीजिए, लेकिन अगर वो यहाँ पर ले आया, समझ रहे हैं, अगर किसको, ऊर्जा अवरोध को यहाँ पर ले आया। अब देखिए जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर ऊर्जा अवरोध है तो वहीं पर एंडिंग पॉइंट भी तो होगा। जब ऊर्जा अवरोध यही है तो एंड पॉइंट कहाँ से दूसरी जगह पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अभिकारक वही, उत्पाद वही, ऊर्जा अवरोध वही। तो क्या अवक्रिया हुई, जब अभिकारक और उत्पाद एक ही हैं तो अवक्रिया नहीं हुई। तो इसका मतलब है अगर इस, हम ये नहीं मना कर रहे हैं कि नहीं ला सकता है, हो सकता है ये यहाँ ले आए, लेकिन अगर यहाँ ले आया तो अभिकारक और उत्पाद क्या हो गए, सेम हो गए। अभिकारक उत्पाद सेम हो गए मतलब अवक्रिया हुई ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि अवक्रिया के वेग को या अवक्रिया की गति को बढ़ा सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन कभी भी प्रारंभ नहीं कर सकता। अगर प्रारंभ करेगा तो इसको कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ। अगर प्रारंभ करने के लिए ये बिंदु यहाँ आ गया तो इसका मतलब है अभिकारक और उत्पाद एक हो जाएंगे। अगर अभिकारक और उत्पाद एक हो गए तो इसका मतलब रासायनिक अवक्रिया हुई ही नहीं। तभी हम ये कहते हैं कि क्या कर सकता है, सब कुछ कर सकता है उत्प्रेरक, लेकिन
क्या नहीं कर सकता? अपक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। अपक्रिया को प्रारंभ करने के लिए इस वाले को यहाँ लाना पड़ेगा ना। चल रही है तो हम धक्का मार देंगे, हमारे बस का ये नहीं है कि कोई चीज़ खड़ी है हम उसको स्टार्ट करा दें या चला पाएँ। अगर वो थोड़ा सा मोशन हुआ तो हम उसमें क्या कर देंगे, धक्का लगा देंगे। ठीक है, कोई भी वैसी चीज़ है, मान लीजिए बहुत वजन होती है, अब मान लीजिए 1 कुंटल की बोरी रखी है, आप उसको देखेंगे हिला भी नहीं पाएंगे। अब पता चला वो कोई लिए जा रहा है, साइकिल वाइकिल पे ला दे, अब उसमें हो सकता है आप थोड़ा धक्का लगा दें। ठीक है, तो यही उत्प्रेरक का काम है। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया? दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं इन पॉइंट्स को, क्योंकि आपने समझ लिए, क्लियर है, सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर समझा दिए हमने। ठीक है, चलिए अब आगे कोलाइडी विलेन का सिस्टम आएगा, उसको अगले दिन से, कल से कराएंगे। ठीक है, तो गर्मी भी बहुत है यार।